Let's start. Solvency ratio. That is the second category of the ratios. Second group of ratios में हम लोग आ रहे हैं. लिक्विडिटी रेशियो क्या था? लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो था जिससे हम लोग देखते थे कंपनी की एबिलिटी टू पे इट्स इमीडिएट लाइबिलिटी, दैट इज करंट लाइबिलिटी. एंड वी डिस्कस दैट ये करंट लाइबिलिटी जब भी पे होगा, करंट लाइबिलिटी कहां से पे होता है? करंट एसेट से. लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में दो रेशियो थे, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो से एक कदम जाते हुए, आगे बढ़ते हुए, लिक्विडिटी रेशियो का बड़ा भाई है सॉल्वेंसी रेशियो. लिक्विडिटी एक छोटा भाई. छोटा भाई मतलब वो छोटा समय तक देख रहा है, मतलब वो करंट लायबिलिटी पे नजर रखता है. सॉल्वेंसी रेशियो उसका बड़ा भाई है, मतलब उसका नजर कहां है? दूर. दूर मतलब कौन सा लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो सॉल्वेंसी रेशियो क्या हुआ? सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो है जो कंपनी का एबिलिटी बताता है अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को पे करने के लिए. बेसिकली अपना जो डेब्ट है, और यहाँ पे जो हम लोग डेब्ट शब्द का जब हम बोलेंगे, हम हो सकता है बार बार आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट ना बोले, हम डेब्ट इस्तेमाल करेंगे वर्ड. लेकिन अगर मैं जब डेब्ट बोलूंगा वर्ड, तो आपको यह समझ लेना है कि सर यहाँ पे भैया लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेब्ट का लिए हम लोग ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो देख चुके हैं. सो सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो हुआ जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट पे करने की एबिलिटी देखा जाता है. लॉन्ग टर्म डेब्ट जैसे आपने बैंक से लोन लिया 10 साल के लिए, आपने डिवेंचर्स इशू करके रखा हुआ है, 5 साल 10 साल का बाद रिडीम होगा. सो ऑल दोज डेब्ट्स, हर वो डेब्ट जिसको पे करने का समय कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा होता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट के कैटेगरी में डालते हैं. और इसी लॉन्ग टर्म डेब्ट को पे करने का जो एबिलिटी है, राइट, अगर कंपनी को ऐसा जरूरत पड़े, समय आए, चेक करना है हमको कि वो पे कर सकेगा कि नहीं, उसका क्या पोजीशन है, तो दैट इज बेसिकली सॉल्वेंसी, राइट. अगर एक कंपनी अपना लॉन्ग टर्म डेट पे करने का योग्य में नहीं है, एबल नहीं है, तो उसी कंपनी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनसॉल्वेंट बोल देते हैं. उसका दिवालिया निकल गया, वो इनसॉल्वेंसी फाइल कर रहा है, मतलब द कंपनी इज नॉट एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट. उसका पास उतने पर्याप्त रिसोर्सेस, एसेट्स नहीं है जिससे वो अपने लॉन्ग टर्म डेट को पे कर सके. Correct. So let's understand solvency ratios क्या है. A solvency ratio is a key metric used to measure an enterprise ability to meet its long-term debt obligations and is used often by the prospective business lenders. So who are going to use it? What's last line is very important. So say suppose I as a George Academy, I approach a bank. Correct. I approach a bank for a loan of ₹50 lakh. For 10 years. So the bank is going to check my solvency position. क्योंकि जब बैंक हमको 50 लाख रुपया देगा, तो बैंक मेरा अभी का जो मेरा इनकम है, करेक्ट, वो दूसरा चीज है, लेकिन एक वो देखेगा कि मेरा पास कितने एसेट्स है, मेरे पास कितने रिसोर्सेस है, कि जिससे बैंक अपना 50 लाख रुपया हमसे रिकवर कर सकेगा विद इंटरेस्ट एक्चुअली. तो जो बिजनेस को पैसा लेंड करते हैं, जो बिजनेस को पैसा उधार में देते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस में जो उधार में देते हैं, मैं क्रेडिटर्स का बात नहीं कर रहा हूं. क्रेडिटर्स आपका लिक्विडिटी पोजीशन देखेगा, करेक्ट, लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म लेंडर्स है, आप जो आपके बैंक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो आपका सॉल्वेंसी पोजीशन देखेगा. तो ये एक ऐसा मैट्रिक है जो आपके लेंडर्स, बिजनेस को लेंड करने वाले जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो इस चीज को चेक करने के बाद ही कंपनी को क्या करेगा? लोन देता है. बेसिकली यही होता है, राइट. सो दैट इज सॉल्वेंसी पोजीशन रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में देयर आर 4, हम लोग जो करेंगे अपने सिलेबस में 4 अलग अलग रेशियोज है जिससे हम लोग सॉल्वेंसी का टेस्ट करेंगे. एक कंपनी का सॉल्वेंसी टेस्ट करेंगे, सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करेंगे. सो देयर आर 4 डिफरेंट अप्रोचेस. जैसे लिक्विडिटी चेक करने के लिए मेरे पास 2 अप्रोच था, एक करंट रेशियो के थ्रू जाते थे और एक क्विक रेशियो के थ्रू जाते थे. उसी तरह से सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए मेरे पास 4 अलग अलग रेशियोज है जिसके जरिए आप कंपनी का सॉल्वेंसी टेस्ट कर सकेंगे. और उसमें जो सबसे पहला आता है और वो है डेट इक्विटी रेशियो. नाम से पता चलेगा, समझना है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा. दैट इज माय गारंटी. नोबडी विल नीड टू लर्न एनी फॉर्मूला, बिकॉज जो रेशियो का जो नाम है ना, अगर उस नाम को हम लोग समझेंगे ना, तो नाम से हम लोग अपना फॉर्मूला खुद बनाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बनाएंगे, चाहे भूल भी जाए.
सो द फर्स्ट रेशियो इज डेट इक्विटी. देयर आर टू टर्म्स. पहले सिग्निफिकेंस समझते हैं. द वर्ड डेप्ट यहां पे मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट. पहले तो ये समझ ले, ठीक. और एक होता है इक्विटी. हम जब इक्विटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओनर्स मनी, और टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड अगर यूज करें तो ओनर्स फंड. डेट इक्विटी मतलब डेप्ट वर्सेस इक्विटी. पहले हम पढ़ देते हैं क्या, उसके बाद समझाएंगे आप लोगों को. द डेट टू इक्विटी रेशियो शोज द proportions of equity and a debt a company is using to finance its assets, and it signals the extent to which a shareholder's equity can fulfill obligations to the creditors in the event a business declines. I give an example. हमारे घरों में, हमारे घर पे फर्नीचर्स एसेट्स होते हैं ना. फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कार है, घर है, ये सब मेरे एसेट्स है. अब ये जब एसेट्स आपके घर में, जब आपके फैमिली में आपके एसेट्स एक्वायर किया जाता है, एक घर में एक नया फर्नीचर आया, एक नया सोफा आया, एक नया स्मार्ट टीवी आया, नया म्यूजिक सिस्टम आया, नया कार आया. ये एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो फंड चाहिए, वो फंड दो ही जगह से आएगा. या तो आपका परिवार अपना खुद फंड यूज करेगा, आपका पापा अपना जेब से पैसा डालेंगे, आपकी मम्मी के पास जो पैसा, आपके पापा के पास जो पैसा है, जो आपके परिवार में जो आपका पैसा है, आप उस पैसा से घर में नया सामान खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे. और या तो आप बैंक से लोन लेकर के, करेक्ट, फाइनेंस करवाएंगे किसी कंपनी से और आप उस एसेट को एक्वायर करेंगे. ज्यादातर सिचुएशन में यह देखा जाता है कि दोनों का मिश्रण होता है. अगर हम लोग एक 10 लाख का कार खरीद रहे हैं तो घर से भी कुछ पैसा हम लोग डालते हैं और कुछ पैसा हम लोग फाइनेंस करवा लेते हैं, लोन ले लेते हैं. करेक्ट? समझ में आ रहा है? अब एक चीज समझो तुम लोग. एक परिवार है जिसके घर में 10 लाख रुपया का एसेट्स है, ठीक. और इस 10 लाख रुपया का एसेट्स को एक्वायर करने के लिए उसने 8 लाख रुपया का फाइनेंसिस लेकर के रखा हुआ है. मतलब so you can say the majority, a big proportion of the asset has been financed, has been acquired from the money which is borrowed. Correct? The same family comes to you, approaches you, now you are the lenders, approaches you and ask you that कि मेरे को आप 15 लाख रुपया का लोन दीजिए. So when you will take the decision कि ये 15 लाख रुपए इस परिवार को हमको लोन देना है कि नहीं देना है, आप उसके एसेट्स देखोगे और फिर आप ये देख रहे हो कि उसका जो ऑलरेडी 10 लाख का एसेट्स है, इस 10 लाख का एसेट में ऑलरेडी 8 लाख तो बाहर वाला का पैसा लगा हुआ है और इस परिवार का कंट्रीब्यूशन मात्रा कितना रुपया है? 2 लाख है. यानी कि इस एसेट में 10 लाख का एसेट में इनका, इस परिवार का क्लेम कितना का है? 2 लाख. 8 लाख तो बाहर वाला का है. अब तुम सोचोगे कि अगर इसको हम 15 लाख देंगे या इसको 10 लाख लोन देंगे या इसको 5 लाख रुपया लोन देंगे तो ये हम लोन रिकवरी करेंगे कहां से? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास जो रिसोर्सेस है, इस रिसोर्सेस में बाहर वाला का प्रोपोर्शन ज्यादा है और खुद का प्रोपोर्शन कम है. दिस इज द डेट एंड दिस इज द इक्विटी. करेक्ट? सो डोंट यू थिंक इसका खुद देखने से समझ रहा है द डेट का रेशियो इज मोर देन द इक्विटी.
अगर आप इस बंदे को पैसा देते हैं, इस फैमिली को अगर आप पैसा लेंड करते हैं, तो यू फॉल इन अ सूट, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। बिकॉज टुमारो अगर ये खड़ा कर दिया हाथ कि भैया हम नहीं देंगे, तो आप पैसा कहां से रिकवर करोगे? क्योंकि ऑलरेडी 10 में से तो 8 लाख का ऊपर में बाहर वाला का तो ऑलरेडी क्लेम है। So this is one of the way of checking the solvency position कि ये परिवार, एक्स फैमिली अपना लॉन्ग टर्म डेट पे करने का योग्य है कि नहीं, ये देखने के बाद ही तुम उसको क्या करोगे, लोन दोगे। सो द फर्स्ट, बिकॉज एक चीज याद रखना, कंपनी में जो भी कैपिटल खड़ा होता है, मतलब जो भी उनका एसेट्स हैं, रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस का फंडिंग, उस रिसोर्सेस का फाइनेंसिंग 2 सोर्स से होता है। एक ओनर के सोर्स से होगा और एक फाइनेंशियल लेंडर के सोर्स से होगा। और अगर आप देखते हैं कि घर में जो उसका जो सोफे में सो रहा है खुद उसका नहीं है, जिस बिस्तर में सो रहा वो उसका नहीं है, 10 लाख का फर्नीचर में 8 लाख का फर्नीचर तो उधार पे लेके रखा हुआ है, इसको हम पैसा देने जाएं, इसका तो सॉल्वेंसी पोजीशन बिगड़ा हुआ है, इसका डेट की मात्रा ज्यादा है, इसका तो अपना कुछ है ही नहीं, तो आप इसको अवॉइड करोगे। सो देयरफॉर जब भी फ्यूचर में अगर आप कभी किसी को पैसा देते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस में, तो आप उसको सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करिए। और कैसे चेक करिए? या आपका परिवार अगर किसी को पैसा देता है, आपका पापा से कोई पैसा मांग रहा है, तो आप पापा को बोले पापा 2 मिनट वेट करना, सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करते हैं उनका। हम लोग देखते हैं कि आपका पैसा फंस ना जाए, आपका पैसा डूबे नहीं, तो उस परिवार का निकालो, पता करो कि बेटा उसका क्या एसेट्स है अपना, और उनका पास ऑलरेडी कितना का डेप्ट है, उनके पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति उस रिसोर्सेस में उसका प्रोपोर्शन कितना है और बाहर वाला कितना है, समझ लो। उसके बाद तुम पापा को डिसीजन दो कि हाँ आप इसको दे सकते हैं पैसा, आपका पैसा सेफ रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो द फर्स्ट रेशियो इज टू चेक योर सॉल्वेंसी पोजीशन इज द डेट इक्विटी रेशियो। नाम से पता चल रहा है, डेप्ट वर्सेस इक्विटी। किसमें? कंपनी के एसेट्स जो है, उन एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए डेप्ट कितना इन्वॉल्व है और अपना मालिक का पैसा कितना इन्वॉल्व है। क्लियर? अब जब इसका रेशियो निकालेंगे तो नाम से पता चल, रेशियो याद करने का जरूरत नहीं है, ऊपर में रहेगा डेप्ट, क्योंकि नाम है डेट टू इक्विटी, तो ऊपर में रहेगा डेप्ट और नीचे में रहेगा इक्विटी। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? समझ में आया? नेक्स्ट आ जाए। डेप्ट जब हम लोग यहां पे बोलते हैं तो हमने पहले कह दिया, क्या कह दिया? लॉन्ग टर्म डेप्ट। अच्छा, जब हम लॉन्ग टर्म डेप्ट का बात करते हैं बच्चा, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में बैलेंस शीट शेड्यूल 3 आपका काम आएगा। शेड्यूल 3 याद है? तो करेंट लायबिलिटी और क्या था? नॉन करेंट लायबिलिटी। सो जब हम लोग यहां पे आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में बात करते हैं, डेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो डेप्ट में आपका आएगा बोरोइंग। देखो, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट long term debt, long term debt, so you have to focus on the non current liability section of the schedule 3, non current liability। और non current liability में क्या किया था? नंबर 1 long term borrowing, नंबर 1, नंबर 2 long term provision, याद है? शेड्यूल 3 long term liability, long term borrowing, long term provision, other non current liabilities, other long term borrowings। याद है कि नहीं है? याद आ रहा है? तो जब हम लोग यहाँ पे लेंगे लॉन्ग टर्म डेट, तो यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे? हम लोग लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसलिए मैं कहता हूं कि रेशियो एनालिसिस चैप्टर को समझने के लिए शेड्यूल 3 का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका शेड्यूल 3 बैलेंस शीट क्लियर है ना, उसका रेशियो 80% कवर हो जाता है। वो फॉर्मूला ऐसे बनाएगा, अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म हो गया। और जब हम लोग बात करते हैं इक्विटी का,
तो हम लोग बात करते हैं इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। अब तुम लोग शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला कोई याद करने का जरूरत नहीं, शेड्यूल 2 जाओ, शेड्यूल 3 जाओ, शेड्यूल 3 में याद करो शेयर होल्डर्स फंड का नीचे में क्या क्या आता था, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, खत्म, है तो फॉर्मूला है। शेड्यूल 3 आपका फॉर्मूला बता रहा है। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे में हम लोग आता था शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह समझ में आया? एक शेयर होल्डर फंड का तुमको हम एक और फॉर्मूला दिखा सकते हैं। देखिए, ये आपका बैलेंस शीट, अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वर्टिकल होता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन पर्पस हम ये बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल में आपको दिखा रहे हैं। ये है आपका एसेट, ये है आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में आपका आ जाता है नॉन करंट एसेट्स और आपका करंट एसेट्स, यही है। और लायबिलिटी साइड में आपका आ जाता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल में आ जाता है शेयर होल्डर फंड, याद है तो, प्लस नॉन सीएल प्लस करंट लायबिलिटी, यही है ना। अब देखिए, अब बैलेंस शीट से हम अपने एक फॉर्मूला अभी का भी, सन ध्यान देना, अभी का भी हम बैलेंस शीट से एक फॉर्मूला निकालेंगे। किस चीज का फॉर्मूला निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड का। देखो, अगर हमको पता है कि ये दोनों बराबर होगा, अगर तुम देखो मैं इसका टोटल को, ये को इसको देखो सेग्रीगेट कर दे तो क्या बच रहा मेरे पास? शेयर होल्डर्स फंड। मिला कि नहीं मिला? सो अगर हम बोल सकते हैं टोटल एसेट्स, क्या बोल रहे हैं हम? टोटल एसेट्स माइनस व्हाट? द टोटल डेब्ट, व्हाट विल यू गेट? सो एज पर द क्वेश्चन यू कैन चेंज योर फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला विच आई हैव गिवन यू, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन में क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया है, डेटा दिया है, उस डेटा के अनुसार आप अपना फॉर्मूले लगाइएगा। ठीक है, एक आपको फॉर्मूला और देते हैं शेयर होल्डर्स फंड का, हम यहीं पे लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ठीक से। देखिए, इसी को लेते हैं हम, ठीक है। तो एक आपको फॉर्मूला मिल गया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस, इससे भी आपका निकल सकता है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, एक आपको फॉर्मूला आपको और देते हैं, यही बैलेंस शीट से दे रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट, just for the explanation purpose I'm using it. अब देखो, एक मैंने कहा कि जो टोटल है, ठीक है, टोटल के साथ टोटल डेब्ट हटा दे तो निकल जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। ये तो बहुत सिंपल तरीका था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में क्या कर सकता है, कुछ घुमा के देगा, तो उसमें कैसे करेगा देखो। ये जो पोर्शन है CA, सॉरी दिस इज व्हाट CL एंड दिस इज व्हाट CA, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, CA और CL अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तुम टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट तो नहीं कर पाओगे, और अगर क्वेश्चन में CA-CL के बदले में वर्किंग कैपिटल दे दिया, क्या दे दिया है? आप ध्यान से समझो, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? CA माइनस CL, मतलब इस दोनों का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल है। तो अगर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है मेरा नेट करेंट एसेट्स, यही ना। तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल को साथ किसका साथ जोड़ दूं? नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और क्या माइनस कर दो? नॉन CL, क्या मिल जाएगा? मिल गया। सब बैलेंस शीट से खेल रहे हैं हम लोग। इसका पहले वाला ऑप्शन में हम क्या दिखाए तुम लोग को? हम बोला इस दोनों को ऐड करो,
नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, दिस इज माय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट में से हमने क्या बोला आपको हटा देने के लिए? टोटल डेप्ट, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, टोटल डेप्ट हटा दो। सो टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्ट, ऑब्वियसली क्या मिलेगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड तो वही है, मालिक का पैसा। ये एक सिंपल था। बट व्हाट इफ इन द क्वेश्चन आपको नॉन करंट एसेट दिया है, करेक्ट, आपको करंट एसेट नहीं दिया है, आपको नॉन करंट लायबिलिटी दिया है और आपको करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, उसके बदले में आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। ये सोचना कि वर्किंग कैपिटल है क्या? वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का बीच का क्या है? डिफरेंस है। तो यहां पे अगर 10 है और करंट लायबिलिटी यहां पे 8 है, तो आप 10 को इसके साथ ऐड कर रहे हो और फिर बाद में आप करंट लायबिलिटी को टोटल डेब्ट से क्या ऐड करके माइनस कर ही रहे हो। तो आप 10 माइनस 8 करो, कितना बचा? 2। वो 2 है आपका नेट करंट एसेट, उसको किसके साथ जोड़ दो? नॉन करंट एसेट के साथ, और उसके साथ फिर माइनस क्या कर दो? नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट हटा दो। क्या मिल जाएगा आपको? क्या बचेगा? ये कटा ना, इसका डिफरेंस इसके साथ ऐड हुआ और फिर नॉन, उससे क्या हटा दिया? नॉन करंट लायबिलिटी हटा दिया, तो क्या मिल गया मेरे को? समझ में आया? तो शेयर होल्डर्स फंड का एक और फॉर्मूला है। तो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स, राइट, ब्रैकेट ओपन, प्लस सीए माइनस सीएल ब्रैकेट क्लोज माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ये भी फॉर्मूला निकल के आपका आ सकता है। तो सिंपली है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल लेकर के चलो ना, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड का आपको 3 फॉर्मूला दिखाए। एक शेड्यूल 3 अप्रोच, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बताता है, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा मैंने आपको बताया बहुत सिंपल, एसेट माइनस लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। और थर्ड आपको अप्रोच ये दिखा दिया, अगर क्वेश्चन में आपको ट्रिक किया आपके साथ, वर्किंग कैपिटल दे दिया, तो समझ लेना कि वर्किंग कैपिटल देकर घबराना मत, वर्किंग कैपिटल इज योर नेट करंट एसेट्स। तो वहां से करंट लायबिलिटी एक्सेस खत्म हो जाएगा, करंट एसेट भी खत्म हो गया, जो बचा हुआ वही है इतना वर्किंग कैपिटल, उसको नॉन करंट एसेट से जोड़ दो और नॉन सीएल माइनस कर दो। दिस इज योर डेट इक्विटी रेशियो।